नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबर इस प्रकार से। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना व आपसी भाईचारा बढ़ाना ही होगी महाराणा प्रताप को सच्ची श्रद्धांजलि। यह कहना है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह व वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश तंवर का। यह बात उन्होंने मंगलवार को महाराणा प्रताप की 183वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश तंवर ने महाराणा प्रताप को याद करते हुए कहा कि 7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन, 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर चूर कर दिया था। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सका। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले प्रताप सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। इस अवसर पर नरेश तंवर ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सर्व समाज की भलाई के लिए कार्य करें, नशाखोरी से दूर रहें और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए मिलकर कार्य करें। यही महाराणा प्रताप को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराणा प्रताप जी की जयंती बहुत ही जोश और शोर के साथ मनाई जा रही है। महाराणा प्रताप जी का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। महाराणा प्रताप जी प्रारंभ से बहुत पराक्रमी थे, बहुत ही ताकतवर थे। 7 फुट के करीब उनका कद था और उनका भाला और कवच। आज लोग विश्वास नहीं करते कि उनके भाले में तलवार में इतना वजन होगा, लेकिन वास्तव में वो इतना भारी था। 2 मन के करीब तो उनका कवच था, 45 किलो का भाला था और 15 किलो की तलवार थी। लोग आज अचंभा करते हैं कि इतना वजन उठा कर चेतक जैसे घोड़े पर कैसे चलते हैं, लेकिन यह है सच है, सारी दुनिया जानती है, संग्रहालय में रखे हुए हैं। महाराणा प्रताप जी ने अकबर का मुकाबला किया। हिंदुआ सूर्य थे, हिंदू धर्म खत्म होने पे आ गया था। अगर महाराणा प्रताप भी कहीं विचलित हो जाते तो आज हिंदू धर्म का नाम नहीं रहता। ऐसे महाराणा प्रताप थे जिन्होंने पूरे समय अकबर से लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा। और एक बार समय आया था कि महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं रहा, जंगल जंगल भटक रहे थे। उन्होंने घास के दाने वाने इकट्ठे करके रोटी बनाई बच्चों के लिए, तो वो रोटी भी एक बिला हुआ गया उठा कर ले गया। तो महाराणा प्रताप जरा टूटे। उसी समय भामाशाह जी का प्रतापण हुआ, वह आए और आकर उन्होंने जितना धन कमाया था वो सारा का सारा महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया कि हे महाराणा, आपके बगैर में मेवाड़ में कुछ नहीं है, हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, ये धन केवल आपका है, आपके लिए कमाया था। उस धन से महाराणा प्रताप ने दोबारा अपनी सेना खड़ी करी। उस सेना में उनके सभी 36 बिरादरी के लोग थे, भील भी थे, आदिवासी भी थे और उनके सेनापति भी एक मुसलमान थे। इस प्रकार के महाराणा प्रताप थे जो सभी को सर्वमान्य थे। शहर के महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये जितने भी युवा साथी प्रवीण और उनकी पार्टी, जितने भी हमारे ये सामने खड़े हैं, सारे युवा साथियों ने सुबह से बड़ा संघर्ष करके और बढ़िया ढंग से महाराणा प्रताप को सजाया गया। और इसमें मुख्य रूप से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप किसी एक जाति विशेष के ना होकर के भारत के वो सपूत रहे हैं जिन्होंने 36 बिरादरी को साथ लेकर के पूरे भारतवर्ष की लड़ाई लड़ी और मुगलों को एक बहुत बड़ी शिरकत दी। और उनको जब तक महाराणा प्रताप का जन्म रहा तब तक ये देश उन्होंने कभी भी गुलाम नहीं होने दिया। और जैसे कि आप लोगों ने पता है कितने कष्टों के अंदर किस तरह से महाराणा प्रताप ने अपने जीवन को गुजारा। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ इस महाराणा प्रताप चौक पर कि आज के जो नेता लोग हैं उनको खास रूप से ये जरूर सोचना चाहिए कि देशभक्ति के प्रति अपना ज्यादा ध्यान दें बजाय कि अपनी खुद की भक्ति के लिए। मंडियों में बीते कई दिनों से पड़ी सरसों की खरीद मंगलवार को समाप्त हो गई। इस बारे में हैफेड के मैनेजर नवीन ने बताया कि विभाग द्वारा करीब 50,000 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी। 3 दिन पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि कूपन कटने के बाद जिन किसानों की सरसों मंडी में पड़ी हुई है उसकी खरीद डीसी के नेतृत्व में गठित अधिकारियों की टीम करेगी।
इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की टीम ने मंडियों का निरीक्षण कर किसानों की सरसों का रिकॉर्ड व कूपन के बारे में मार्केट कमेटी के अधिकारियों से जानकारी और रिपोर्ट भी ली थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि सोमवार को अधिकारियों की टीम मंडी में पड़ी सरसों की खरीद करने के निर्देश देगी, लेकिन सोमवार को मार्केट कमेटी व परचेजर का ऐसे किसी भी तरह के निर्देश नहीं मिले। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अधिकारियों के निर्देश पर मंगलवार को सरसों की खरीद की जा सकेगी। गौरतलब है कि भिवानी मंडी में पड़ी है लगभग 40,000 क्विंटल सरसों। जिले की मंडियों में लगभग 1 लाख क्विंटल सरसों पड़ी हुई है, जिसके कूपन कट चुके हैं। अकेले भिवानी चारा मंडी में किसानों की 40,000 क्विंटल सरसों अभी भी पड़ी हुई है। आज खरीद शुरू हो चुकी है। डीसी साहब ने जो कमेटी बनाई थी उसके अनुसार जो फिजिकल वेरिफिकेशन की गई थी उन जमींदारों की खरीद आज शुरू हो चुकी है। आज का हमारे पास पूरे दिन का टाइम है, तो आज हम पूरी कर देंगे इसको। कितनी सरसों सरसों लगभग उम्मीद है 50,000 क्विंटल सरसों है, जिसकी खरीद आज हो जाएगी। और जो किसानों के घर में है उसके बारे में तो जो आगे दिशा निर्देश मिलेंगे वो बता दिए जाएंगे। तो जो मंडी में वही सिस्टम नहीं जाएगी जी? हाँ जी, जो मंडी में कूपन कटे हुए थे, गेट पास कटे हुए उन्हीं की खरीद हुई है। इसके कूपन कटे। देर रात्रि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व खनन विभाग की टीम द्वारा तोशाम के निकट सागौन गांव के एक किसान के खेत में अवैध खनन को रोकते हुए एक पोकलैंड मशीन व एक डंपर को इंपाउंड करके बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रोहतक की टीम और माइनिंग विभाग भिवानी की संयुक्त टीम ने शमशेर पुत्र वासी सांगवान थाना तोशाम जिला भिवानी के खेत गांव सांगवान में छापेमारी करके एक पोकलैंड मशीन और एक डंपर से मिट्टी का अवैध माइनिंग करते हुए उन्हें पकड़ा। माइनिंग विभाग द्वारा उक्त दोनों वाहनों को इंपाउंड करके हरियाणा रोडवेज सब डिपो तोशाम की वर्कशॉप में खड़ा करवाकर दोनों वाहन मालिकों और खेत मालिक पर लगभग 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। गाड़ियों को जुर्माना भरने के बाद छोड़ा जाएगा। आज गुप्त सूचना के पर अवैध माइनिंग शिकायत पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व खनन विभाग की टीम द्वारा तोशाम भिवानी रोड पर सांगवान गांव में अवैध माइनिंग करती हुई एक जेसीबी और एक डंपर को जब्त किया गया, जिनको वर्कशॉप तोशाम में सीज किया गया, जिन पर लगभग 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है, जिनको जुर्माना भरने के उपरांत ही छोड़ा जाएगा। जुर्माना न भरने की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीती रात बवानीखेड़ा कस्बे के बलियाली गांव में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। छापामार टीम का नेतृत्व कर रहे एसएचओ श्री भगवान ने बताया कि इस दौरान पकड़े जाने वाले अवैध शराब विक्रेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से शराब ठेकों की नीलामी के बावजूद भिवानी में हर जगह अवैध शराब बिक रही है। आबकारी विभाग के काफी प्रयासों के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पा रही है। सिंघम के नाम से मशहूर श्री भगवान एसएचओ ने बताया कि हर सूरत में अवैध शराब बंद होगी। अवैध शराब से सरकार को ठेकों से शराब की बिक्री पर सही से रेवेन्यू भी नहीं मिल पाता है। बवानीखेड़ा एसएचओ श्री भगवान ने बताया कि आज हमने पहले बलियाली से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की शुरुआत की है। यह पूरे हलके के हर गांव में छापेमारी की जाएगी। अवैध शराब बेचने वालों पर नकेल कसी जाएगी। उन्होंने अवैध शराब बिक्री करने वाले ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे समय रहते समझ जाएं, नहीं तो उनको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। आम जनता के साथ मिलकर के हर गांव में जो अवैध शराब बेचते हैं, अवैध नशा का कारोबार करते हैं, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मेरी आम जन से जो गांव के नागरिक है, बुद्धिजीवी हैं, उनसे अनुरोध कि इस अभियान के अंदर हमारा साथ दें ताकि हम इस समाज में इस बुराई को ख़त्म कर सकें जो नशे की बुराई है। जो गांव के अंदर अवैध शराब ठेकेदारों द्वारा बिकाई जाती है, उसके बारे में भी आप मेरे मोबाइल पर किसी भी समय सूचित कर सकते हैं। हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी ठेकेदार को किसी भी सूरत में अवैध शराब गांव में ठेके के अलावा नहीं बेचने दी जाएगी। कब तक चलेगा सर ये अभियान? ये लगातार अभियान चलेगा। किसी भी ठेकेदार को मेरी चेतावनी है, उनके अनुरोध के साथ साथ मेरी चेतावनी कि ये जो अवैध शराब के ठेके शुरू कर रखे हैं, आपने खुर्दे शुरू कर रखे, बंद कर दीजिए, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इस बारे में कब से शुरू हुआ है सर? आज से ही हमने शुरू किया है। कल मैंने यहाँ ज्वाइनिंग की है और उसके बाद में आज एक विशेष अभियान आज से शुरू कर दिया।
इस अभियान में मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं कि ठेकेदारों के खिलाफ होकर के हमारा साथ दीजिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम अपने इस नशे से सुरक्षित रख सकें। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने अन्य प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव से उनके कार्यालय में मुलाकात की तथा उन्हें निजी स्कूलों से संबंधित अनेक समस्याओं से अवगत करवाया। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने बताया कि निजी स्कूल प्रतिनिधियों के चेयरमैन के समक्ष कई मुद्दों को रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार अपने स्कूल्स को सीबीएसई के तहत स्थानांतरित कर रही है और सीबीएसई पैटर्न और तौर तरीकों को अपना रही है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य के प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान पैटर्न हो। उल्लेखनीय है कि सीबीएसई में उन विद्यार्थियों का भी पास का परिणाम घोषित कर दिया जाता है जिनकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होती है। डॉक्टर शर्मा का कहना था कि BHES की परीक्षा सीबीएसई पैटर्न पर होनी चाहिए। इसमें सीबीएसई परीक्षा पद्धति के अनुसार योग्यता आधारित प्रश्न शामिल होने चाहिए। उत्तर पुस्तिका सुधार पद्धति और अन्य प्रक्रियाएं सीबीएसई पैटर्न के बराबर ही हों जिन्हें BSEH अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं में स्थानांतरित होने वाले विद्यार्थियों के लिए कागजी औपचारिकताएं कम से कम होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों और उनके माता पिता को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। तो पूरा शिष्टमंडल फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल और नीसा का माननीय चेयरमैन साहब से मिला और उनसे परीक्षा पे हमने चर्चा की, क्योंकि शिक्षा के बाद परीक्षा जो है बच्चों का मूल्यांकन करती है, तो उसका एक बहुत अहम रोल है परीक्षा का। तो बोर्ड में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो नए चेयरमैन साहब के आने के बाद भी काफ़ी चीज़ों का परिवर्तन हुआ है। तो हम अपने सुझाव और अपनी मांगें लेकर आज चेयरमैन साहब के पास पहुँचे और हमने उनको अपनी मांगों से अवगत कराया कि जैसे इस समय बहुत सारे सरकारी स्कूल सीबीएसई की तरफ जो है पलायन कर रहे हैं और सीबीएसई की जो मूल्यांकन पद्धति है या परीक्षा पद्धति है, तो हमने ये मांग की। यद्यपि हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, किंतु सरकारी बहुत सारे स्कूल सरकार ने किस कारणवश सीबीएसई में परिवर्तित किए हैं, ये सरकार का अपना मामला है। लेकिन अब प्रदेश में 2 तरह के स्कूलों का समावेश हो रहा है कि सरकारी स्कूल जो पहले हरियाणा बोर्ड में ही परीक्षा देते थे और दूसरे बजट स्कूल जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड से एफिलेटेड थे। 2 तरह के स्कूल हरियाणा शिक्षा बोर्ड से परीक्षा देते थे। अब सरकारी स्कूल सीबीएसई से भी परीक्षा देंगे, तो दोनों की परीक्षा पद्धति में भी अंतर था। तो हमने कहा कि परीक्षा पद्धति में जो अंतर है उसको समाप्त किया जाए और जो पेपर का डिज़ाइन भी है वो सीबीएसई और दोनों का एक पैटर्न का होना चाहिए, ताकि अंत्योदय तक, अंतिम बच्चे तक समान परीक्षा के अवसर पहुंच सके, ताकि समानता के आधार पर उनका मूल्यांकन भी हो सके। तो हमने पेपर के डिज़ाइन की बात की, हमने उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसका समावेश करने की भी बात की। और उसके बाद हमने कहा कि जो परीक्षा में जो मूल्यांकन उसका करना है, सीबीएसई में जो बच्चे को उत्तीर्ण होना होता है, उसके लिए जो रिटर्न पेपर है उसमें सिर्फ 16 मार्क्स के 16% अंकों की ज़रूरत होती है, जबकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 33% जो है बच्चा अगर अंक लेता है लिखित परीक्षा में, तब उसकी इंटरनल असेसमेंट जो है उसमें शामिल करता है। और सीबीएसई बोर्ड जो है अगर वो 16% मार्क्स भी ले लेता है तो वो बच्चा पास हो जाता है। तो हमने कहा इससे दोनों बच्चों के मूल्यांकन में एक बहुत बड़ा अंतर आएगा, और जिससे जो हम बात करते हैं कि अंत्योदय की, कि अंतिम बच्चे तक समान अवसर पहुँचे, उसमें जो है वो विघटन होगा। तो हमने मांग की कि हम इतना अपने स्तर को गिराना नहीं चाहते, हमें अपनी शिक्षकों पर भी भरोसा है, अपने स्कूलों पर भी भरोसा है, लेकिन कोविड की वजह से लर्निंग लॉस जो है बहुत हुआ है। तो अब जब बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं इस परिस्थितियों में, तो हमने कहा अगर उनको 16 नंबर से पास किया जाता है तो हमारे बच्चे 25 नंबर लेने के लिए हम तैयार हैं। 33 की जगह 33 की जगह 25 नंबर पर उनको पास किया जाए। और जैसे सीबीएसई में 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आती है, वो कंपार्टमेंट जो है हरियाणा बोर्ड के बच्चों को भी दी जाए, जिस पे उन्होंने बिल्कुल सहमति जताई कि जल्दी ही ये आदेश जो है वो प्राप्त हो जाएंगे।
इसके 2 सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट के, लेकिन ये 25 और 16 और 33 में अभी जो है कोई हमने अपना पक्ष रखा, तो हमने उनको कहा कि हरियाणा बोर्ड को 25 अगर वो अंक लेता है परीक्षा में तो उसको पास करने का प्रावधान जो है वो सरकार करे। और दूसरा, जो इंटर स्कूल बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं जिन पर 3,000 रुपये की फीस पीछे लगा दी गई थी, तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस परिस्थितियों को भांपा, समझा कि गरीब बच्चे 3,000 रुपये नहीं दे सकते और इस ऑर्डर को वापस लिया। तो उसमें कुछ था कि भी इतने डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने हैं, तो हमने कहा उसका भी एक सरलीकरण किया जाए, जिसको हमारे चेयरमैन साहब ने इस बात को भी सरहर्ष मान लिया कि वो भी सरलीकरण जो है वो कर दिया जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली में उत्तम नगर में आयोजित की गई नॉर्थ इंडिया डेड लिफ्ट चैंपियनशिप में भिवानी के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी का नाम रोशन किया है। विजेता खिलाड़ियों के भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों और उनके परिजनों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। भिवानी के खिलाड़ियों ने नॉर्थ इंडिया डेडलिफ्ट कंपटीशन में 5 गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी जिले का नाम रोशन किया। गौरतलब है कि दिल्ली के उत्तम नगर में एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित की गई नॉर्थ इंडिया कंपटीशन में भिवानी के 5 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें टीनेज प्रतियोगिता में सुनील, सब जूनियर प्रतियोगिता में मानसी, जूनियर प्रतियोगिता में राघव और योगेश और सीनियर प्रतियोगिता में सागर ने गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड मेडल जीतने पर भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के परिजनों ने खिलाड़ियों का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया और फूल माला पहनाकर उनका सम्मान भी किया। वहीं इस अवसर पर मौजूद सभी क्षेत्रवासियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके आगामी सुखद भविष्य की कामना की। जी, मेरा नाम सागर है और मेरे जिम है फ्रेंड्स कॉलोनी में, मैं इनका कोच हूँ। तो हमारा डेडलिफ्ट का कंपटीशन था दिल्ली में उत्तम नगर। तो एशियन स्पोर्ट्स ये फेडरेशन है जिसके थ्रू हम खेले हैं और नॉर्थ इंडिया हमारा कंपटीशन था। तो इसमें हमारे जिम के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ बच्चे मेडल लेके आए हैं। अभी बच्चों की नई तैयारी थी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया था। 1 महीने में 2 महीने में जैसे मेडल नहीं आते हैं, उसके लिए काफ़ी कड़ा प्रयास करना पड़ता है। किन किन बच्चों ने, कितने देशों की और कितनी टीम थी इसमें? हम 5 थे उस खिलाड़ी जो हम यहाँ भिवानी से गए थे। तो हमारे 5 मेडल आए हैं, जिसमें सुनील फर्स्ट आया है टीनेज में, और सब जूनियर में माफ़ी आई है, और सीनियर जूनियर में राघव, सारसर और योगेश, कोच सागर, ये फर्स्ट आए हैं डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में। भिवानी के गांव ढाणी हरसुख गांव के बीच में मृतकों का दाह संस्कार करने को लेकर 2 पक्षों में बटे गांव के नागरिक अपनी अपनी दलील लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक के सामने अपना अपना पक्ष रखा। इस समस्या से परेशान गांव ढाणी हरसुख के सरपंच सुमन के नेतृत्व में अन्य ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिले और न्याय की गुहार लगाई। सरपंच सुमन देवी ने बताया कि दस्तावेजों में इस जमीन को शमशान भूमि दर्शाया गया है, जबकि गांव बसने से लेकर आज तक इस भूमि पर कोई दाह संस्कार नहीं किया गया था। लेकिन करीबन 1 माह पहले दबंग लोगों द्वारा इस जमीन पर दाह संस्कार किया गया, जिसकी सूचना गुजरानी चौकी में दी गई थी, जिसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने बताया कि ऐसा ही मामला 7 मई को दोबारा हुआ था, जब एक छोटे बच्चे की मृत्यु होने पर दबंग लोगों द्वारा इसी जमीन पर मिट्टी दी गई। जे ग्राम पंचायत ढाणी हरसुख में एक शमशान भूमि को लेकर विवाद हो रखा है। खसरा नंबर 182 है। जब से गांव बसा है उस खसरे नंबर में बरसाती पानी का और गंदे पानी का जोड़ बना हुआ है, और जो ये विवाद हुआ है ये इलेक्शन को लेकर हुआ है, और इलेक्शन को लेकर इन्होंने पार्टीबाजी बना दी। और जो दाह संस्कार करने की जमीन है वो गांव से बाहर है एक्चुअली में, और इन्होंने गांव के बीच में दाह संस्कार करना स्टार्ट कर दिया। तो जो गांव के कुछ दबंग लोगों ने गांव के बीच में दाह संस्कार करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ गांव के आबादी के अंदर है, और स्कूल भी पास में लगता है, और पशुओं को पानी पिलाने का जोड़ भी पास में लगता है, जैसे कि ज़्यादा प्रदूषण होता है और दुर्गंध से बीमारी फैलने का कारण भी बन सकता है। जो शमशान भूमि है गांव से बाहर बनी हुई है, वहाँ पे सभी लोग काफ़ी अरसा दराज से दाह संस्कार करते आ रहे हैं, और अब कुछ दिनों से इलेक्शन के ऊपर ये विवाद बन गया था।
विवाद के कारण इन्होंने गांव के बीच में दूसरे पक्ष के लोगों ने वहां पे दाह संस्कार करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि दोनों पक्षों के बीच में रंजिश बनी हुई है। कोई भी अनहोनी कहानी होने की संभावना है। मेरा नाम सुमन है, ढाणियार सुख से सरपंच बोल रही हूँ। ये मेरे साथ मेंबर है, हमारे 3 मेंबर और हैं जो कि वो हमें कुछ उनके परिवार के वो कुछ काम करने नहीं दे रहे। जो होशियार सिंह है वो बहुत लगातार वो दुखी कर रहा है कि हम कुछ काम नहीं होने देंगे। ऐसा क्यों है बताओ। कुछ गांव के बीच में जो शमशान घाट है वो बाहर है, उसके बीच में जो गांव के बीच में बना रहे हो, प्रदूषण फैलता है, गलत काम है ना। ये बाहर है जो बामला रोड पे है वो है शमशान घाट, उन्हें सरकारी पैसा लगा हुआ है, वहां पर क्यों नहीं करते। फिर सारा गांव का पानी उस रोड में जाता है। गांव ढाणी हरसुख से जो कि आज रात में 2:30-3 बजे मतलब पुलिस गांव में चक्कर काट रही थी। सुबह हमने पता लगा कि सरदार सिंह सन्नो बीरबल सिंह की डेथ होगी। उसका दाह संस्कार के लिए कुछ तत्वों ने मतलब शिकायत कर दी पुलिस चौकी गुजरानी। उनसे मतलब पूरी रात चक्कर काटती रही पुलिस। सुबह डेथ होगी और दाह संस्कार करेंगे शमशान भूमि में। एसपी साहब से मिले थे जी। कल भी हम गांव के जो है मुखिया 40-50 आदमी आए थे तो दरखास्त दी थी, उसके बाद हम आश्वासन दिया था। और आज जो है बोला भाई मैं इसकी कार्रवाई करूंगा। आज जितना माहौल ख़राब कराया है मतलब सारी रात होगी, हज़ारों आदमी माराना जाना हो गया। चाचा की झूठी अफवाह फैला दी कि भाई गुजर गए, वो ठीक ठाक है। ये ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है सुनने के बाद में। गांव गुहांड रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए, परेशानी कर रखी है। अफवाह फैलाओ हैं, इस तरह की अफवाह मचाने लग रहे गाँव। मंगलवार को हलवासिया विद्या विहार प्रांगण में विद्यालय अधिष्ठाता स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास हलवासिया की स्मृति में अंतर विद्यालय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर बुद्धदेव आर्य व विद्यालय प्रशासक दीवान चंद रहेजा की उपस्थिति में मुख्य अतिथियों व विशिष्ट अतिथि प्रिया असीजा के द्वारा किया गया। विद्यालय प्रशासक दीवान चंद रहेजा व अतिथियों के द्वारा मां शारदे एवं स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास हलवासिया की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रतियोगिता प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ वर्गों में आयोजित हुई। प्रतियोगिता में 16 विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका पुष्पलता आर्य, डॉक्टर वंदना वत्स, विजेंद्र गाफिल, निरंग चराया और सुषमा दीक्षित ने निभाई। विद्यालय प्रशासक दीवान चंद रहेजा, प्राचार्य बमलेश आर्य और उप प्राचार्य सरला शर्मा ने भी सभी का स्वागत करते हुए स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास हलवासिया को स्मृति को नमन किया। अध्यक्ष डॉक्टर बुद्धदेव आर्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास हलवासिया महामानव थे। उनका आचरण अति पवित्र था। चरखी दादरी से पधारी कवित्री पुष्पलता आर्य, नीलम महाजन चराया ने अपनी कविताएं सुनाकर मन मुग्ध कर दिया। डॉक्टर वंदना वत्स ने अपने उद्बोधन में विद्यालय का आभार व्यक्त करते हुए सभी छात्रों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की। वहीं विजेंद्र गाफिल ने अपनी गजलों के शेर सुनाकर वातावरण में शमा बांध दिया। ये हलवासिया इस पावन पवित्र धरती विश्व प्रसिद्ध ये विद्यालय जिसका नाम पूरे विश्व में है, इसका प्रोडक्ट पूरे विश्व में है, इस पवित्रतम स्थान की स्थापना जिन्होंने की माननीय श्री पुरुषोत्तम दास जी हलवासिया उनके परिवार ने, एक अमर व्यक्तित्व, उनका आज जन्मदिन और संयोग से निर्वाण दिवस भी आज 9 मई को। वो हमारे बच्चों के, हमारे स्कूल के, हमारी भूमि के, हमारी पूजा में अमर रहें। उस अमरता को कायम करने के लिए हम 9 मई को उनका दिवस मनाते हैं, जिसमें हर साल पूरे भिवानी से अच्छे अच्छे स्कूलों से टीमें बुला के कविता पाठ प्रतियोगिता कराई जाती है। आज भी श्री विद्यालय आए हैं। उससे पहले भी हम पूरा लगभग 1-1.5 सप्ताह तक यही कराते रहते हैं। और फिर लास्ट में अन्य विद्यालयों को बुला के बहुत बड़ी प्रतियोगिता कराते हैं। देखा आपने
शहर की डिग्निटी आई है, अच्छे अच्छे स्कूल आए हैं और उसकी एक रनिंग ट्रॉफी चलती रहती है जो गत वर्ष वेस्ट बोर्ड स्कूल के पास थी। हम आज जो स्कूल होने के नाते हमने रखे, जो भी सेकंड या फर्स्ट आता है उसको दे दी जाती है। इस बार ये ट्रॉफी आर्यन स्कूल लेके गए हैं। एक उनकी स्मृति बनी रहे और उनके तप, त्याग, पूजा, दान, बलिदान को लोग याद रखें, ये हमारा उद्देश्य है। और हम जब तक इस विद्यालय में रहेंगे उनको भूलने नहीं देंगे, हमेशा हम रखेंगे, क्योंकि उन्होंने इस भवन का निर्माण किया है और उनके साथ में उनके सहयोगी भी रहे हैं, चाहे माननीय राव साहब हों। प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसमें 16 विद्यालयों ने भाग लिया। आर्यन स्कूल और चल विजयोपाल गया। इसमें निर्णायक के रूप में काफिल जी व शहर के विद्वजन तथा पुष्पलता निसर्गिता जैसी कवित्री पधारी हैं। मुख्य अतिथि के रूप में प्रिया सैजा जी व अध्यक्षता की है डॉक्टर बुद्धदेव जी आर्य जी ने। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी का प्रोत्साहन, जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, बच्चों में कविता के माध्यम से वीरता की भावना और स्वदेश की भावना पैदा होती है। बच्चों ने अनेक विषयों को छुआ, बेटी, राष्ट्रभक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा अन्य क्रांतिकारियों से संबंधित कविताएं यहाँ पढ़ी गई। वास्य विद्या विहार उन सभी विद्यालयों का धन्यवाद करता है। श्री पुरुषोत्तम दास जी वासिया ने जिस उद्देश्य और संकल्पना को लेकर के ये विद्यालय प्रारंभ किया था एक मंदिर के रूप में, आज वो अपने सीमा के ऊपर, अपने शिखर के ऊपर प्रतिष्ठित हो रहा है। यहाँ से संस्कारवान बन करके, आचारवान बन करके अनेकों विद्यार्थी जो है देश विदेश में सभी प्रतिष्ठित संस्थाओं के अंदर जो हैं स्थापित हैं। उनकी जन्म और पुण्यतिथि के अवसर पर अनेक वर्षों से निरंतर ये कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर विद्यालयों के बड़े ही सुंदर ढंग से कविता पाठ करने वाले विद्यार्थी भाग लेते रहे हैं। आज हमें आश्चर्य होता है कि बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर भी ऐसी प्रतिभा नहीं देखने को मिलती जितनी प्रतिभा हम यहाँ पर जो है कविता पाठ प्रतियोगिता के अंदर आए हुए प्रतिभागियों में देखते हैं। आज हलवासिया स्कूल में स्वर्गीय पुरुषोत्तम जी, जो कि हलवासिया स्कूल के संस्थापक रहे हैं, उनकी जन्म तिथि के अवसर पर आज 9 मई को यहाँ पर कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और वाकई बहुत शानदार ये आयोजन था। इसमें काफ़ी स्कूल्स के लगभग 50 बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया था और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उन्होंने कविता पाठ किया था और बहुत अच्छा आयोजन रहा आज का। भिवानी के हनुमान गेट क्षेत्र में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना पाकर पुलिस की टीम ने शव को अपने कब्जे में लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। हनुमान गेट क्षेत्र निवासी एक लड़की की शादी 3 साल पहले हनुमान गेट क्षेत्र निवासी एक युवक के साथ हुई। सोमवार को लड़की के पिता व भाई को सूचना मिली कि लड़की का शव उसके घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो शव कमरे में चुन्नी से फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शाम के समय फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की गहनता से जांच की गई। इसके बाद शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया। आलू के साथ और उसके बाद हर रोज नाजायज तरीके से मतलब मार पिटाई करना और रोज के लिए बार बार मांग करना, ये सब करते हैं, जिससे तंग होकर उसने आत्महत्या की। और इस इसलिए इनके माँ बाप, इसके भाई और इसकी बहन भी शामिल है, जो कि आए दिन उसको टॉर्चर किया गया। तो आप क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से मेरी मांग जो है कि इंसाफ मिले। तो एफआईआर कटवाई आपने? हाँ, किस चीज का नाम कटवाई? आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।